ओडिशा में बदली शपथ ग्रहण की तारीख 10 की जगह 12 जून को समारोह, 11 जून को बुलाई गई विधायक दल की बैठक। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को लिखा पत्र। आप नेता का दावा पानी रोक रहा है हरियाणा, पत्र में की पानी छोड़ने की मांग। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण पर अखिलेश ने कसा तंज, बोले ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो कोई सरकार नहीं। नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडेयन ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास, बीजेडी की हार के लिए जिम्मेदारी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पीएम पद की शपथ दिलाई। पीएम मोदी के साथ उनकी कैबिनेट के सदस्यों ने भी शपथ ली, लेकिन इस बार सरकार बनने से पहले एनडीए में घमासान मच गया। एनसीपी में तो टूट की नौबत आ गई। टीडीपी और जेडीयू की नाराजगी की खबरें अलग से आ रही हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद की शपथ दिलाई, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाना आसान नहीं दिख रहा है। बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। संघ की नाराजगी की खबरें आ रही थी तो सहयोगी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अजीत पवार की एनसीपी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। अजीत पवार एक राज्य मंत्री पद मिलने से नाराज थे। वैसे तो एनसीपी के अंदर ही इसे लेकर घमासान मच गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों ही नाराज हो गए। आपस में टकराव के चलते अजीत पवार को बीच बचाव करना पड़ा। अजीत पवार ने साफ कर दिया कि अगर कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलेगा तो वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी सरकार पर दबाव बना दिया है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 1 महीने भी सरकार चल जाए तो बहुत होगा। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। शुरुआत में तो खबर यहाँ तक आई कि जेपी नड्डा और अमित शाह का मंत्रिमंडल से पत्ता कट गया है, लेकिन बाद में उनका नाम जोड़ा गया और उन्होंने भी शपथ ली। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी को भी मंत्री बनाया गया है। पहले कहा जा रहा था कि मोदी इस बार नितिन गडकरी को मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आरएसएस के दबाव में गडकरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं जेडीयू कोटे से ललन सिंह को मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो आरएलडी के जयंत चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है। मुश्किल सिर्फ मंत्रियों को लेकर नहीं चल रही है। इस बार नरेंद्र मोदी के लिए मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। खास तौर पर सहयोगी दलों की तरफ से जो डिमांड सामने आ रही है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। सहयोगी दल सिर्फ अपने लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय ही नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पीएम के विशेष अधिकार को भी सीमित कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के लिए इस बार सरकार चलाना आसान नहीं दिख रहा है। पहले दिन से ही उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। दरअसल जेडीयू और टीडीपी की तरफ से दावा बिना शर्त समर्थन का किया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे समर्थन की पूरी कीमत वसूली जा रही है। बड़े मंत्रालयों पर दोनों की नजरें टिकी हुई है। जेडीयू रेल मंत्रालय चाहता है तो टीडीपी गृह वित्त मंत्रालय के साथ लोकसभा स्पीकर की कुर्सी भी मांग रही है। गृह मंत्रालय को लेकर तो बीजेपी के सहयोगियों ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है तो बीजेपी अपना गृह मंत्री बना ले, लेकिन अमित शाह की जगह इस मंत्रालय की कमान किसी दूसरे मंत्री को सौंपे। शाह को लेकर सहयोगी दलों में नाराजगी दिख रही है। वैसे सहयोगी तो यहाँ तक चाहते थे कि अमित शाह को मंत्री ही नहीं बनाया जाए, लेकिन शाह मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। सहयोगियों को मनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में साफ है कि नरेंद्र मोदी दबाव में दिख रहे हैं। पहली बार गठबंधन की सरकार चलाने को मजबूर दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी। शाह के मंत्रालय पर सबसे ज्यादा घमासान है। ईडी पर भी पेच फंसा है। साफ है मोदी दबाव में है और इससे निकलने के लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी के कई दिग्गजों को किनारे लगा दिया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को जो चुनाव भी जीते हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, तो चुनाव में हारे लोग मंत्री बना लिए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी में ही नाराजगी दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची ने सबको चौंका दिया है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल सामने आया है। कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें इस बार शपथ ग्रहण समारोह का न्योता तक नहीं दिया गया, तो कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नए चेहरे जिन्हें शामिल किया गया है उनकी खुशी तो देखने लायक है, लेकिन लगभग 2 दर्जन ऐसे पुराने नाम हैं जो इस बार के मंत्रिमंडल की सूची में नजर नहीं आए, जिन्हें पार्टी ने इस बार टिकट ही नहीं दिया था। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ चुनाव लड़ा है बल्कि जीत भी हासिल की है, फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इन नेताओं में प्रमुख तौर पर अजय भट्ट, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, जनरल वीके सिंह, आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर, निशित प्रामाणिक, अजय मिश्र टेनी,
सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पवार, अश्विनी चौबे, राव साहेब दानवे, कपिल पाटिल, नारायण राणे, भगवत करार, इसके अलावा भी कई नाम शामिल हैं। इस सूची के सामने आने के बाद बीजेपी सवालों से घिर गई है। जिन चेहरों पर पहले उसे इतना भरोसा था, इस बार उन्हीं नेताओं का पत्ता काट दिया गया है। 20 दिग्गजों को इस बार नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। नए मंत्रियों के सामने 100 दिन का एजेंडा रखा है, लेकिन मोदी के एजेंडे पर काम होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उससे पहले टीडीपी की तरफ से अपना एजेंडा रख दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी जिन मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है, टीडीपी ने अपने एजेंडे में वो सब कुछ शामिल कर लिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी ने प्रचंड जीत का अनुमान जताया था, लेकिन पार्टी चुनाव में बहुमत तक हासिल नहीं कर सकी, जिसके बाद बीजेपी अब गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में अब मोदी सरकार पूरी तरह से सहयोगी दलों पर निर्भर दिखाई दे रही है, तो वहीं सहयोगी दल समर्थन की पूरी कीमत मांग रहे हैं। इस बीच यूसीसी से लेकर परिसीमन और मुस्लिम कोटा तक शपथ ग्रहण से पहले टीडीपी ने बीजेपी के कोर मुद्दों पर रुख साफ कर दिया है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता और एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे एन लोकेश नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि परिसीमन और समान नागरिक संहिता यूसीसी जैसे मुद्दों पर फैसला एक तरफा ना लिया जाए और न ही किसी समुदाय का आरक्षण छीना जाए। समुदाय को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी का कोटा नहीं छीनेंगे, किसी को भी इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीडीपी नेता ने कहा है कि ये रुख बीजेपी का है और वो तब होगा जब बीजेपी राज्य में अपने दम पर आंध्र प्रदेश में सरकार बनाएगी। सरकार का हमेशा से ये मानना रहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, गरीबी से निपटने के लिए लाभ मिलना चाहिए और ये जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि परिसीमन, समान नागरिक संहिता आदि जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और हल किया जाएगा। हम भागीदारों के साथ इन सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। नायडू ने साफ कर दिया है कि अब कोई इस सरकार को मोदी सरकार नहीं कहे। ये एनडीए की सरकार है, इसलिए एजेंडा भी एनडीए का ही चलेगा। नरेंद्र मोदी दबाव में है तो राहुल गांधी इस दबाव को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जनता के मुद्दे वो सदन में उठाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और अब खबर आ रही है कि राहुल रायबरेली और वायनाड जा रही हैं। तो क्या है राहुल का प्लान, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में इस बार 99 सीटें जीती हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों सीटें जीती भी हैं। उन्होंने दोनों सीटों पर 3 लाख से ज्यादा वोटों पर जीत हासिल की है। चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड और रायबरेली का दौरा करने वाले हैं। लोगों को धन्यवाद देने के लिए राहुल गांधी 11 जून को रायबरेली और 12 जून को वायनाड जाएंगे। जीत के बाद गांधी परिवार का ये रायबरेली का पहला दौरा होने वाला है। इस दौरान राहुल के साथ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। इसकी जानकारी मिलते ही रायबरेली और अमेठी के कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है। ऐसे में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रायबरेली में मौजूद रहेंगे। स्थानीय नेता गांधी परिवार के भव्य स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। दोनों सीटों पर कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद गांधी परिवार की ये पहली रायबरेली यात्रा होगी। इससे पहले लोकसभा चुनावों के दौरान सभी लोग रायबरेली पहुंचे थे। यही वजह है कि गांधी परिवार जीत के लिए जनता के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए 11 जून को आ रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि अगली बार देश भर में कांग्रेस की ब्यार बहेगी। राहुल दोनों में से एक सीट छोड़ेंगे, संकेत है कि वो वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली अपने पास रखेंगे। राहुल ने इसके संकेत भी दे दिए हैं, तो दूसरी तरफ किसानों ने भी संकेत दिए हैं कि अगर कंगना रनौत के मामले में सीआईएसएफ की महिला कर्मचारी पर कार्रवाई हुई तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। आज किसानों ने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया, देखिए ये रिपोर्ट। थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ पर कार्रवाई करवाकर कंगना मुसीबत में फंसती दिख रही है। एक तरफ सोशल मीडिया और बॉलीवुड में कंगना के खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ किसानों ने अब कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कर्मी कुलविंदर कौर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके चलते किसानों में नाराजगी है और कुलविंदर कौर की रिहाई को लेकर मोहाली की सड़कों पर हजारों की संख्या में किसान संगठनों ने इंसाफ मार्च निकाला। इस मार्च में भारतीय किसान नौजवान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति सहित कई संगठन शामिल हुए। किसानों ने पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम मोहाली की आयुक्त आशिका जैन को एक ज्ञापन भी सौंपा। इनमें से कुछ लोग धरने पर बैठ गए। किसान संगठनों के सीआईएसएफ कांस्टेबल को सम्मानित करने का भी ऐलान किया गया। तो वहीं इस बीच कंगना का पुराना पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने विल स्मिथ का थप्पड़ मारने पर साथ दिया था।
दरअसल 2022 में हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ ने एक अवार्ड फंक्शन में उनकी बीवी पर कमेंट करने पर क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था। तब एक्ट्रेस ने पोस्ट किया था कि अगर वह विल की जगह पर होती तो वह भी ये कदम उठाती। बता दें कि 7 जून को शुक्रवार को कंगना रनौत नई दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी। सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मार दिया। अचानक हुई इस घटना से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल का एक वीडियो भी जारी हुआ, जिसमें वह किसान आंदोलन के दौरान कंगना की टिप्पणी पर गुस्सा जाहिर करती हुई दिखाई दी। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं नीट परीक्षा में हुए कथित घोटाले को। नीट परीक्षा के परिणाम का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। तो वहीं विपक्ष के लगातार दबाव के बाद अब केंद्र सरकार इस मामले में जांच करवाने के लिए तैयार हो गई है, जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में देनी होगी। तो कैसे होगी जांच, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, तो दूसरी तरफ मोदी की सरकार बनने से पहले नीट परीक्षा के मामले में सवालों में घिर गए हैं। और इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ ली भी नहीं है और नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं। कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं है, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही